अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय व्लॉग्स विच आई मेड ओवर टर्की एंड अप्रिशिएटिंग माय व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी जो दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो उस बारे में पूछ रहे हैं। आई थिंक वो टर्की मूव करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से, कोई यूएई से जा रहा है, कोई सऊदी अरब से जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जा रहा है। तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आप थोड़ा खुल के बताएं, थोड़ा क्लियर वे में बताएं और इन शॉर्ट बताएं थोड़ा सा ना टर्की के बारे में कि वहाँ पे क्या है और मैं कैसे इस बारे में जानता हूँ। तो मैं इस बारे में ऐसे जानता हूँ कि मेरे दो जानने वाले हैं और वो वहाँ पर सेटल होने के लिए गए। एक दुबई से गए और एक पाकिस्तान से गए। लेकिन कुछ अरसा रहने के बाद, कुछ अरसा तो नहीं, मैं कहूँगा अच्छा खासा टाइम, जो दुबई वाले दोस्त थे वो 10 महीना वहाँ रह कर आए, अपनी फैमिली के साथ गए, वहाँ सेटल नहीं हो सके। उनको क्या हर्डल्स आई वो मैं पहले अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और पाकिस्तान से जो गए उनकी भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थे, हर्डल्स थे, जिसकी वजह से वहाँ वो सेट नहीं हो पाए। और वो मतलब वो सोच के और सुन के कुछ गए थे, लेकिन वहाँ जब वो गए तो इन रियल उन्होंने कुछ और उसको पाया ना टर्की में, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं देखें, मुझे किसी को टर्की भेज के या टर्की जाने से रोकने से मुझे तो मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा है, ना मुझे कोई उसमें कोई बेनिफिट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है। और सिर्फ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ मूव करना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, वो पहले से इस बारे में जानता हो और इसकी कोई वर्किंग करके वहाँ पर जाए ना कि वहाँ जाके इन चीज़ों को फेस करे और फिर प्रॉब्लम में आए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं तो उसको अलमिया ही कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी का जो अलमिया है, वो सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, या सिर्फ टर्की की बात नहीं है, ये और भी मुल्कों की बात है जहाँ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम पाकिस्तानी। तो हमारा अलमिया ये है कि जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं या पहुँच चुके हैं, वो यहाँ से नए आने वालों को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, वो सही गाइड नहीं कर रहे। और ना ही वहाँ के फ्लॉज, कुछ लोग हैं जो बेचारे बता भी रहे हैं मेरे व्लॉग्स और मेरे पोस्ट के ऊपर। काफ़ी लोगों ने मेरी बात को, उसको अप्रिशिएट भी किया है और इस बात को एक्सेप्ट किया है। जो टर्की में वहाँ पुराने लोग रहने वाले हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात की तायीद की है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसा ही हाल है यहाँ पे, और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने, जो ऑनेस्ट और सिंसियर लोग थे, उन्होंने बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो कुछ एजेंट हजरात हैं या जिनके बेनिफिट्स हैं, उसमें फ़ायदे हैं कि जो नए आने वाले हों तो उनसे उनकी दुकान चलती है, तो उन लोगों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। और बहरहाल, तो मेरे बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो जाने वाला हो वो इन तमाम बातों से अवेयर रहे और उसको जाने से पहले तमाम बातों का इल्म हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वहाँ पर है वो सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम में भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। जॉब्स हैं, रेंटल्स हैं, ठीक है ना, आपकी आउट ऑफ टर्की कोई इनकम अगर आ रही है तो वो है। तो आप रेंटल तो ले सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट कर दें और रेंट से आप अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हैं। जॉब्स वहाँ पर हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती। सबसे बड़ा जो बैरियर और सबसे बड़ा जो हर्डल है वो वहाँ की लैंग्वेज है। और वहाँ टर्किश, जो मेरे दोस्त आए हैं जो टर्की से, वो यही बताते हैं कि कितने टर्किश तो वहाँ पे लोकल टर्किश हैं जो बेचारे जॉबलेस हैं। तो सबसे पहले क्यू में और लाइन में वो लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्रेफरेंस है। और हमें टर्किश लैंग्वेज सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेगी अगर जिसको वहाँ पे भी रहना है या जॉब हासिल करनी है। तो फिर वो उस क्यू में उनसे कम्पीट कर सकता है, एटलीस्ट अगर उसको लैंग्वेज आती हो। लेकिन लैंग्वेज सीखना कोई इतना आसान काम नहीं है और इस एज में जिसमें हम हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा जो इशू और बैरियर है वो लैंग्वेज का है। और उसके बाद जो एक इशू आता है वो है आपकी वहाँ पे सर्वाइवल का। जब आपकी वहाँ जॉब नहीं होगी, आपकी वहाँ पे अर्निंग आप जॉब से नहीं कर सक रहे होंगे, तो आप वहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। अगर आप लेट सपोज़ आप रेंटल कोई प्रॉपर्टी हायर करते हैं रहने के लिए, तो एटलीस्ट अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे 1500 2000 लीरा जो है वो पर मंथ उसका रेंट है। तो वो कैसे आप अपना जो एक्सपेंस है वो निकालेंगे विदाउट जॉब। प्लस जो बिज़नेस के उस पर आ जाते हैं, तो बिज़नेस वहाँ पे 90% तो मैं कहूँगा कम है, 99 या 98 99% या 95% आप लगा लें जो बिज़नेसेस हैं वो टीआरपी पे लोग रन कर रहे हैं। टीआरपी इट्स जस्ट
इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ लाइक टेम्प्रेरी वीज़ा, ठीक है। उस पर बिज़नेस अलाउ नहीं है, लीगली अलाउ नहीं है। लीगली अलाउ नहीं का मतलब मैं लीगल वे में सारी बातें करना चाह रहा हूँ। इलीगली तो लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर सारा बिज़नेस भी चला रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, अपनी शॉप्स भी चला रहे हैं, ठीक है, तमाम अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वो लीगली अलाउ नहीं है, ठीक है। और उस पर अभी कोई चेक और बैलेंस नहीं है, मतलब चेक कोई नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आया कि वहाँ चेकिंग स्टार्ट हो गई है, और जिसको भी वो पकड़ रहे हैं तो उसको वो पहले पेनल्टी लगा रहे हैं और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो टीआरपी पे बिज़नेस अलाउ नहीं है। वो टीआरपी जस्ट एक 1 ईयर का आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मतलब देती है गवर्नमेंट वहाँ की। जो आप अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं रीज़न कि क्या रीज़न है। लोग बताते हैं हमें मज़ीद यहाँ रहना है, हमें मज़ीद एक्सप्लोर करना है टर्की। वो उनको 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं और टीआरपी दे देते हैं, जो वहाँ पे रेड कार्ड कहलाता है। तो उस पर वो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म के लिए वो वीज़ा दिया जाता है, ना कि आप उस पर बिज़नेस करें और वहाँ पर कोई भी अपना फाइनेंशियल कोई आप काम करें, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट 1 साल का टीआरपी लेने के बाद जब दोबारा आप उसको नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करवाने जाते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि भाई अब आपको क्यों टीआरपी एक्सटेंड करवाना है, ठीक है। तो फिर आप कोई और रीज़न दे रहे होते हैं, उनसे झूठ बोल रहे होते हैं। प्लस वो आपका सोर्स ऑफ इनकम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर ये आप 1 साल से रह रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो सोर्स ऑफ इनकम फिर आप क्या दिखाते हैं उनको, या मतलब एटलीस्ट जो लोग प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट करके उससे रेंटल ले रहे होते हैं, तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम उनके लिहाज से वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इसी तरह से हर साल टीआरपी रिन्यू करा करा के हम 5 साल तक वहाँ रह जाएंगे, तो हमें 5 साल में हम अगर रह जाएंगे तो हमें पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम उनके नज़रों में सोर्स ऑफ इनकम वो है जब आप वहाँ जॉब करें, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें आप, तो वो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनकी गवर्नमेंट में, आप उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, ना कि आप कोई घर रेंट आउट कर, मतलब रेंट आप उसको रेंट पे दिया हुआ है आपने परचेज़ करके, और उससे जो आपकी इनकम आ रही है वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो जो है उससे आप अपना पासपोर्ट अपना क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट जो लोग कर देते हैं $2.5 लाख US की इन्वेस्टमेंट करके वहाँ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उनको विदिन 6 मंथ्स पासपोर्ट मिल जाता है। ये सबसे मेन जो है वो यही पॉइंट है कि आप इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉपर्टी वहाँ लेते हैं 6 मंथ्स में आपको आपकी फैमिली के साथ जो बिलो 18 ईयर्स हैं उनको पासपोर्ट मिल जाता है। तो बहरहाल सबसे बड़ा तो यही एक पॉइंट है कि वहाँ पर पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। घूमने के लिए ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, रहने के लिए मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मेरे जो दोस्त आए हैं वापस, उन्होंने जो हाल बताया बहुत बुरा हाल है। प्लस जो हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तानी भाई लोग हैं वहाँ पर, वो इस तरह से उनको क्रॉस कर रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं, उनसे पैसे बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ टर्की, जो मेरी वर्किंग और अजम्पशन है और जो मैंने लोगों से सुना और अपने दोस्तों से सुना, सिर्फ उनके लिए बेहतर है जिनकी इनकम टर्की के बाहर से आ रही है। लेट सपोज़ कोई अगर फ्रीलांस काम कर रहा है पाकिस्तान में, मतलब या कहीं पे भी, अगर वो यूएसए के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, उसके पैसे यूएसए से आ रहे हैं, तो उसको गर्ज नहीं है, उसको वो कहीं पे, वो दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपना काम चला सकता है ना। यूएसए के लिए वो काम कर रहा है, या फार ईस्ट के लिए काम कर रहा है, या कहीं किसी भी दूसरे मुल्क के लिए काम कर रहा है, उसके पैसे डॉलर्स में आ रहे हैं उसके अकाउंट में, तो वो पाकिस्तान के अलावा टर्की या अमेरिका या कहीं पे भी जाके रह सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपकी होनी बहुत ज़रूरी है टर्की जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, देखना होगा, वर्किंग करनी होगी। कोई कुछ भी बता रहा है उस पर भरोसा ना करें, अपनी ओन रिसर्च करें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी ओन रिसर्च करें, 10 जगह से इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन उसको वैलिडेट करवाएं, ठीक है ना। उसको खुद से आप चेक करें, क्रॉस चेक करें, और जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद अपना आप, क्योंकि देखिए फैमिली के साथ कहीं पर भी माइग्रेट करना कोई आसान स्टेप नहीं होता, कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। आप पूरा सेटअप एक बिल्कुल उखाड़ के और दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इस एज में आके बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। प्लस बच्चों की स्कूलिंग का भी वहाँ पर इशू है। स्कूल वहाँ पे 3 टाइप के हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें टर्किश जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो टर्किश लैंग्वेज है, उसमें वो सारे अपने कोर्सेज पढ़ाते हैं बच्चों को। दूसरा जो उनका लेवल का स्कूल है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास स्कूल है, जहाँ पर थोड़ी सी टर्किश भी है, थोड़ी सी इंग्लिश भी है। और तीसरा जो है वो बिल्कुल हाई एंड क्लास है, जिसमें जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, जो जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। वो काफ़ी महंगे हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी US डॉलर में फ़ीस होती है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मोस्टली,
ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो टर्किश है, तो टर्किश उनके लिए ठीक है। जिनको सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है वो अपने बच्चों को टर्किश भी सिखा दें, और टर्किश में बच्चे उनके बच्चों के लिए वहाँ पर काम आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर ग्रो करेंगे और टर्किश वो बच्चे जो हैं वो सीख जाएंगे, तो आगे चल के उनको जॉब में भी मुश्किल नहीं होगी और वहाँ वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छी है जो पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहते हैं और उनका वहाँ सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है और जो वहाँ पर रहने के फॉर्म में आ चुके हैं, सब उनके लिए वो स्कूल मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है। अदरवाइज़ तो बाकी जो लोग हैं वो स्कूलिंग से भी प्रॉब्लम में आए हुए हैं, और काफ़ी लोग हैं जो अभी वहाँ से भी बैठ के मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और अब वो वापस आने के रास्ते देख रहे हैं, ठीक है ना। और जिनको पता है वो यही कह रहे हैं कि भाई नहीं जाओ, इससे लाख दर्जा बेहतर हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। यहाँ पे कम से कम आपके पास अर्निंग के ज़राए हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको लैंग्वेज का इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स और बिज़नेस की बहुत है, ठीक है। तो जिनको पता है वो इस चीज़ की मतलब उसको बैक कर रहे हैं इस चीज़ को, और बता रहे हैं लोगों को, अवेयर कर रहे हैं। तो अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा व्लॉग टर्की में बैठ के जो लोग देख रहे हैं, तो खुदारा आप भी कमेंट करके बता दें, जो नए आने वाले हैं मेरे व्लॉग पे, आप नीचे कमेंट करके बता दें उनको कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और आप भी क्या पोजीशन वहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या आप किन चीज़ों को वहाँ फेस कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोगों को बताएं, अवेयर करें, ताकि जो नए आने वाले हैं बेचारे वो जो है वहाँ पर जाके कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, तो उनको जितनी भी चीज़ें वो क्लियर करें, ठीक है। तो बस यही मेरा मैसेज था, और आज मैं इसीलिए ख़ास ये एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप खुल के बताएं, तो खुल के मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता। जो मेन इश्यूज़ हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाकी आपका काम है कि इन तमाम चीज़ों को आप वैलिडेट करें, ख़ुद से क्रॉस चेक करें, किसी एजेंट की बातों में ना आए। जो लोग वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं वो भी कहते हैं फ़ाइल कैसे बनती है, और कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है। वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपका एक रीज़न होना चाहिए वहाँ पे जाने के लिए, आपका वीज़ा आपको लग जाता है, वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलना कोई इशू नहीं है। टीआरपी जो वो लोग जाके वहाँ प्रोसेस करवाते हैं वो भी एजेंट के हाथों करवाते हैं, एजेंट उनको लूट लेते हैं, उनके साथ स्कैम कर जाते हैं, उनके पैसे उनके साथ चीट कर जाते हैं। आप टीआरपी भी खुद से अप्लाई करें, ठीक है। कोई वहाँ पर अगर दोस्त हो उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से फॉर्म जो है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो आप उसकी हेल्प ले लें। सिर्फ एक ट्रांसलेटर लेके आप उसकी हेल्प लेके आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना टीआरपी खुद जाके जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और बेस्ट ऑफ लक, जो लोग मूव करना चाह रहे हैं तो वो अपनी पूरी वर्किंग करके सारी मालूमात सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके और फिर कोई स्टेप लें, तो मेरा ये मशवरा है। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे, और मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, और अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग को जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो भी करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और अगर वो जाने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।